हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं, आप लोगों की तैयारी अच्छी। चलिए ठीक है दोस्तों, आज हम बीपीएससी टीचर का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 आपसे डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम 40 फिजिक्स क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर हम केमिस्ट्री का डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्त, तो वीडियो को लास्ट तक बने रहेगा। जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूल। देखिए क्लास तो ऐसे तो ये है 9 और 10 के लिए, लेकिन ये 6 to 8 के लिए भी ये हेल्पफुल रहेगा। ठीक है दोस्तों, जो अगर 6 to 8 की तैयारी भी कर रहे हैं तो इस वीडियो को आराम से देख सकते हैं। ठीक है, उनको भी फ़ायदा होगा। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक बने रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर फर्स्ट कहता है, तैलीय कागज होता है। आपको बताना है कि तैलीय कागज जो है कैसा होता है। तो याद है, तैलीय कागज क्या होता है? वह पारभाषक हो, जिससे क्या होता है, लाइट जो पूरा पूरा पास नहीं करता है, जिसको बोलते हैं हम लोग पारभाषक बोलते हैं। तो राइट आंसर आपके यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान में। देखिए अवतल दर्पण की बात किया जा रहा है, तो ये हो गया आपका अवतल दर्पण। तो कह रहे हैं कि अवतल दर्पण के सामने कहाँ वस्तु रखे। आप लोग को पता होगा, जब आप लोग 10th क्लास में पढ़े होंगे, कि अवतल दर्पण में एक केस होता है, यानी जिसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी बोलते हैं हम क्या, वक्रता केंद्र। अगर वक्रता केंद्र पर वस्तु रहेगा तो उसका इमेज क्या बनेगा? वक्रता केंद्र पे नीचे बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु के समान बनेगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? वक्रता केंद्र इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 2 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए रहा क्वेश्चन नंबर आपका 3, कहता है कि 1 मिली एम्पियर जो आपको दे रखा है कितने के बराबर होता है, बताना है कितने एम्पियर के बराबर होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा 10⁻³ एम्पियर। याद है 10⁻³ एम्पियर इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसी तरह से अगर मेगा एम्पियर पूछेगा तो 10 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए रहा क्वेश्चन नंबर आपका 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि इंद्रधनुष बनने का कारण क्या? आपसे पूछा जा रहा है कि इंद्रधनुष जो बनता है उसका कारण क्या है। सटीक आंसर आपको बताने कि इसमें से कौन सा आंसर आपका सही होगा। तो देखिए यहाँ पर पहले ऑप्शन आपको दे रखा है, 4 का पहले ही दे रखा है, पानी की बूंदों से सूर्य का प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन। तो याद रखिएगा इसमें अपवर्तन और परावर्तन दोनों होता है। ठीक है, और इंद्रधनुष में कितने कलर होते हैं? तो 7 कलर होते हैं, याद रखिएगा। चलिए तो राइट आंसर आपके यहाँ पर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है निम्नलिखित में सही संबंध का चयन कीजिए। सही संबंध का आपको चयन करना है, तो बताइए यहाँ पर 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, आपको जब देखिएगा तो यहाँ पर आपको राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, यानी दूरी बटे विस्थापन ग्रेटर देन इक्वल 1। यानी क्या, इस कहने का मतलब क्या हुआ? दूरी बटे जो विस्थापन है वो क्या होता है? हमेशा एक से क्या होता है? ज़्यादा होता है या एक के इक्वल होता है। ठीक है, आशा से दूरी की बात है, दूरी एक अदिश राशि, जबकि विस्थापन क्या होता है? सदिश राशि होता है। तो ये सब फैक्ट आप याद रखिएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6 कहता है मीनार की चोटी से छोड़ा गया पत्थर पृथ्वी पर 4 सेकंड में पहुँचता है। तो मीनार की लगभग ऊंचाई, देखिए आप लोगों को पता होगा 9th क्लास का एक क्वेश्चन दे रखा है। तो जब ऊपर से किसी वस्तु को गिराया जाता है तो वहाँ पर यूज इक्वल टू क्या लिया जाता है? 0 लिया जाता है। क्या लिया जाता है? यूज इक्वल टू आप 0 लिया जाता है। एस इक्वल टू फार्मूला क्या होता है? तो बोलिए यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर होता है। तो आप लोग को पता है कि ये पार्ट 0 हो जाएगा, तो सिर्फ इतना ही बचेगा। बस इसमें आप क्या कीजिए, आप जी और टी का वैल्यू पुट कर, जी का मान कितना रखना है? जी का मान अगर देखिए तो यहाँ पर आप रख सकते हैं 10 रख दीजिए, और टी का मान यहाँ दे रखा है 4, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। यानी राइट आंसर यहाँ पर देखा जाए तो उसके बाद 2 है ना, 2 से इसको काटिए, यानी 8, यानी 80 आए। कितना आएगा? 80 मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी 80 मीटर, यानी 6 का राइट आंसर आपके यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 7 बताइए। कहता है जड़त्व, आघूर्ण और कोणीय त्वरण। देखिए जड़त्व आघूर्ण पूछा जा रहा है, और कोणीय त्वरण दोनों का गुणनफल को हम क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं बल आघूर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको? बल आघूर्ण बोलते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 8, एक क्षार के धातु का उष्मा चालकता का गुणांक निर्भर करता, आपको बताने कि इस पे निर्भर करता है। तो याद रखिए यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्षर के पदार्थ पे, याद रखिए क्षर के पदार्थ पे जो है उस धातु की उष्मा चालकता गुणांक निर्भर करता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 कहता है कि 60 वाट और 100 वाट वाले बल्ब के तंतु एक ही लंबाई के हैं। दोनों का देखिए, 100 वाट का है, एक 60 वाट का, लंबाई एक ही लंबाई के हैं।
कह रहा है कि तब तब क्या होगा, आपको बताना तब क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए, तो राइट आंसर आपका पहला हो जाएगा, 100 वाट वाला तंतु क्या होगा, थोड़ा क्या होगा, मोटा होगा। ठीक है, 60 वाला तंतु मोटा नहीं हो बल्कि पतला हो, तो ये आपका राइट आंसर आपका ए बन जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि वह तरंग जो विद्युत चुम्बकीय तरंग ने, आपको बताना है कि चारों में से विद्युत चुम्बकीय तरंग कौन नहीं है। तो यहाँ पर बीटा जो आपका क्या है, विद्युत चुम्बकीय तरंग ने, बाकी गामा तरंग, एक्सरे किरणें और रक्त किरणें सब क्या आपका विद्युत चुम्बकीय तरंग है। याद रखिएगा, विद्युत चुम्बकीय जिनमें से 7 प्रकार के होते हैं। याद रखिए 7 प्रकार के होते हैं। गामा किरण होता है, एक्सरे होता है, अल्ट्रावायलेट होता है, विजुअल रे होता है, इंफ्रा रे होता है और माइक्रोवेव और लास्ट में होता है रेडियो। ये सब क्या होते हैं, विद्युत चुम्बकीय तरंग होते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11 कहता है, दूरदृष्टि इसको बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है, के निवारण के लिए प्रयुक्त किया जाता है। आपको बताना है किस लेंस का उपयोग किया। देखिए, अगर मापिया होता है तो अवतल लेंस का यूज किया जाता है, लेकिन यहाँ पर है हाइपरमेट्रो यानी दूरदृष्टि होती है, यहाँ पर उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। देखिए उत्तल लेंस आपको 2 दे रखा है, बी में भी दे रखा है और सी में भी दे रखा है, तो आपको बताना यहाँ पर सही कौन सा होगा। तो यहाँ पर 11 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। निश्चित फोकस दूरी वाले क्या हो जाएंगे, उत्तल लेंस, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 12 कहता है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 12 कहता है कि 40 सेंटीमीटर ऊंची एक बाल्टी तेल से पूर्णतः क्या भरी है। ठीक है, इसकी तली पर एक रखा गया पिन 10 सेंटीमीटर ऊंचा उठा हुआ प्रतीत होता है, तो तेल का अपूर्णांक निकालना है। तो देखिए, जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहेगा आपको, तो तेल का अपूर्णांक निकालने के लिए क्या कीजिएगा, वास्तविक गहराई यानी वास्तविक गहराई अपॉन क्या हो जाएगा आपका, आभासी गहराई। तो वास्तविक गहराई कितना है, तब बोलिएगा कितना है, तो 40 है। ये 10 सेंटीमीटर ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, तो मतलब 40 में से 10 गया तो कितना हो जाएगा आपका 30। अब इसको सॉल्व कीजिए तो 4/3 आएगा, यानी 1 पॉइंट क्या आएगा, 33 कितना आएगा, 1.33 आएगा। तो राइट आंसर आपका 12 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए याद रखिएगा, जब भी अपूर्णांक निकालने की इस तरह से क्वेश्चन रहेगा, तो वास्तविक गहराई अपॉन क्या होता है, आभासी गहराई, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 13 देखिए, कहता है कोई वस्तु अपनी विराम अवस्था x बराबर 0 से t बराबर 0 से चलना शुरू करती है और एक अक्ष के पास 3 मीटर ये त्वरण दे रखा आपको, नियत त्वरण के साथ घूम जाती है, तो समय 2 सेकेंड और 4 सेकेंड के बीच की अवधि में उसकी औसत वेग निकालना है। तो पहले हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर u = 0 आपको दे रखा है, तो पहले हम क्या 2 सेकेंड पर हम क्या निकालेंगे, 2 सेकेंड पर वेलोसिटी पहले निकालेंगे। जब 2 सेकेंड पर आप वेलोसिटी आप निकालिए, फार्मूला क्या लगाइएगा, v बराबर u प्लस AT होगा। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। तो यहाँ a कितना दे रखा है, त्वरण 3 दे रखा है, टाइम दे रखा है कितना 2, तो 3 दूना कितना होगा 6, यानी v1 बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 6 निकले। उसी तरह से हम 4 सेकेंड पे निकालेंगे, कितना पे निकालेंगे 4 सेकेंड, तो चढ़ते कितना हो जाएगा 12, यानी v2 कितना हो जाएगा आपका, जब निकालिएगा तो 12 आएगा। उसके बाद ये दोनों के बीच का एवरेज निकालना है, तो हम दोनों को जोड़ देंगे तो 12 6 कितना हो जाएगा, 12 ने 6 कितना होगा 18, और 2 से भाग करें यानी राइट आंसर आपका आएगा 9 मीटर पर सेकेंड। तो राइट आंसर आपके यहाँ पर क्या हो जाएगा 9 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 14, ये बिल्कुल 10th क्लास का क्वेश्चन दे रखा आपका। कहता है कि एक प्रकाश की किरण वायु से होकर एक द्रव से गुजरती, देखिए वायु से होकर द्रव में गुजर रही है, मतलब विरल माध्यम से सघन माध्यम में गुजरती है। ठीक है, तो 15 डिग्री से विचलित हो जाती है। अगर आपतन कोण का मान 60 डिग्री हो तो उसका अपवर्तनांक आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो अपवर्तनांक निकालने का फार्मूला पता होगा, यू निकालने के लिए क्या होता है साइन आई अपॉन क्या होता है साइन आर होता है, क्या होता है साइन आर होता है। ठीक है ना, तो साइन आई करने का मतलब क्या हो, यहाँ पर साइन कितना रखिएगा आप, साइन यहाँ पर कितना हो जाएगा साइन 60 हो जाएगा, और आर निकालने के लिए 60 में से 15 को क्या करें माइनस करेंगे, तो साइन कितना हो जाएगा आपका साइन 45। तो आपको पता है साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, √3 कितना होता है 2 होता है। उसके बाद साइन 45 का वैल्यू कितना, तो 1/√2 होता है। तो ऑल ओवर इसको आप सॉल्व कीजिएगा, ऑल ओवर इसको सॉल्व कीजिएगा तो √3 कितना आएगा, √2 आएगा, यानी √3/√2 आपका राइट आंसर होगा। तो देखिए 3 ऊपर है 2 नीचे होना चाहिए, तो 14 का राइट आंसर आपके यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, तो ये स्नेल्स का फार्मूला यूज़ करके आपको सॉल्व करना है।
क्वेश्चन नंबर यहाँ 15 कहता है कि प्राथमिक रंग है, तो आपको बताने प्राथमिक रंग क्या होते हैं, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। वे रंग जो अन्य रंगों के मिश्रण से उत्पन्न नहीं किया जा सकता, उसको हम बोलते हैं प्राइमरी कलर। प्राइमरी कलर में कौन कौन सा होता है? ग्रीन होता है, रेड होता है और ब्लू होता है। ये तीनों क्या होता है? प्राइमरी कलर होता है। अगर तीनों प्राइमरी कलर को अगर हम मिलाएंगे तो एक वाइट कलर बनता है जिसको बोलते हैं उजला। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 16 कहता है किसी वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर W न्यूटन है, तो उस भार पृथ्वी की त्रिज्या आधी के बराबर ऊंचाई पर होगी। कितना होगी? इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी आएगा, यानी 4/9 W आए, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर 16 का राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 17 कहता है कि ध्रुवक ग्लास धूप के चश्मों में प्रयोग किए जाते हैं, क्यों किए जाते हैं आपको बताना है, तो 17 का राइट आंसर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। ध्रुवन के कारण वे प्रकाश की तीव्रता कम कर देते हैं, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 18 कहता है कि जब एक समान आवेशित गोले के भीतर प्रवेश करते हैं तो उसके विभव क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, उतना ही रहता है जितना सतह पर होता है, या हर बिंदु पर शून्य होता है? आपको बताने 18 का राइट आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। उतना ही रहता है जितना सतह पर होता है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। अब विद्युत विभव का अगर हम मात्रा की बात करेगा तो याद रखिए इसका होता है ओल्ट होता है। क्या होता है? ओल्ट होता है। इसको बोल सकते हैं जूल पर कूलम भी इसको बोला जाता है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 19 कहता है कि एक साबुन के बुलबुले को ऋण आवेश दिया जाए तो इसकी त्रिज्या क्या होगा? तो याद रखिए यहाँ पर त्रिज्या इसकी क्या हो जाएगा? बढ़ जाए। याद रखिए इसकी त्रिज्या क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, तो राइट आंसर आपके यहाँ पे बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि 400, 401, 402 हर्ट्ज। हर्ट्ज किस क्या होता है? तो याद रखिए आवृत्ति का क्या होता है? मात्रक होता है। कि समान तीव्रता के 3 ध्वनि स्रोत हैं आपके, प्रति सेकंड सुनाई देने वाले बीटों की संख्या आपको बताना है। ठीक है, तो बीटों की संख्या आपको बताना है, तो यहाँ पर बताइए इसका राइट आंसर क्या होता है? याद रखिए हमेशा यहाँ पर राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा, यानी 1 बीट इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 21 कहता है 0.10 कूलम आवेश को 15 वोल्ट विभव वाले बिंदु बी से 135 वोल्ट विभव वाले बिंदु ए तक ले जाने में किया गया कार्य आपको निकालना है। क्या निकालना है आपको? कार्य निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंस निकालेंगे। तो 135 में से 15 गया तो कितना आ जाएगा आपका? 120 आया। कितना आएगा आपका? 120 आएगा। और इसको हम 0.1 से क्या करें? मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका कितना आएगा? 12 जूल आएगा, तो राइट आंसर आपके यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 22 कहता है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 22 कहता है कि प्रेरण द्वारा किसी अचालक को आवेशित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता। याद रखिएगा कोई भी अचालक जो होता है उसमें क्या होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 23 कहता है शक्ति का व्यवहारिक मात्रक वाट है। ठीक है, वाट हो तो वाट किसके बराबर होता है? तो याद रखिए वाट जो होता है भी गुने आई के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? भी गुने आई के बराबर होता है। तो आप देखिए भी और आई का मल्टीप्लाई कहाँ पर है? तो आप देखिएगा यहाँ पर, तो राइट आंसर आपका बी दिख रहा है। 1 वोल्ट और 1 एम्पियर के क्या होता है? तुल्य होता है, यानी 1 वाट इसी के तुल्य होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 24 कहता है उष्मा किस प्रक्रिया द्वारा तीव्र गति से स्थानांतरित होता है? किससे सबसे ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन होता है? हीट का ट्रांसफॉर्मेशन सबसे ज़्यादा किससे होता है? तो याद रखिए यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी विकिरण यानी रेडिएशन के द्वारा क्या, तो उष्मा का संचरण जो है सबसे ज़्यादा होता है, यानी 24 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चालन क्या होता है? चालन सिर्फ सॉलिड में होता है, याद रखिएगा। अगर हम संवहन की बात करते हैं गैस में भी होता है, गैस में भी होता है और द्रव में भी होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 25 कहता है कि माइकलसन मोर्ले प्रयोग आधार बना था। किसका आधार बना था? तो बताइए 25 का राइट आंसर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, ईथर परिकल्पना के पतन के। याद है ईथर परिकल्पना के पतन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में यहाँ पे 26 कहता है कि विद्युत क्षेत्र विक्षेपित कर सकता है। तो क्या विक्षेपित कर सकता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा,
यानी अल्फा कण, याद रखिए अल्फा कण इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिए अल्फा कण इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि सबसे ज़्यादा वेदन क्षमता किसका होता है तो गामा का होता है, इससे कम किसका होता है तो बीटा का होता है, सबसे कम किसका होता है तो अल्फा का होता है। लेकिन आयरन भी सबसे ज़्यादा किसका होता है तो अल्फा का होता है, उसके बाद बीटा का होता है, उसके बाद सबसे कम गामा का होता है। याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 27 कहता है कि क्रांतिक ताप जिसको क्रिटिकल टेम्परेचर बोला जाता है पर द्रव का पृष्ठ तनाव क्या होगा। आपको बताना है पृष्ठ तनाव क्या होगा, तो यहाँ पर 27 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, यानी 0 यानी 0 इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन में 28 पूछा जा रहा है आपको पृष्ठ तनाव का यानी सरफेस टेंशन का डायमेंशनल फार्मूला आपसे पूछा जा रहा है कि इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है। तो इसका मात्रक इसका फार्मूला क्या था पृष्ठ तनाव का, यानी बल बटे क्या होता है लेंथ होता है। तो बस इसी से आप डायमेंशनल फार्मूला इसका निकाल लीजिए। तो यहाँ पर 28 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है दोस्त। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 29 कहता है एक समतल प्लेट के तल के लंबवत उष्मा चालक की दर निर्भर करती है। आपको बताना किस पे निर्भर करती है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। प्लेट की मोटाई पर भी निर्भर करती है, प्लेट के क्षेत्रफल पर निर्भर करती है और प्लेट के पदार्थ पर निर्भर करती है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 30 कहता है यदि एक डोरी की कंपन की आवृत्ति दुगनी हो जाए तो डोरी में तनाव पूछानी टेंशन की बात, सरफेस टेंशन की बात किया जा रहा है कि उसमें टेंशन क्या होगा, आधा होगा, दुगना होगा, 3 गुना या 4 गुना, बताइए 30 का राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी यानी 4 गुना इसका क्या हो जाएगा। जब आवृत्ति दुगनी होगी तो इसकी टेंशन क्या हो जाएगा 4 गुना। सीधा इसका क्या करेंगे हम स्क्वायर कर दें तो राइट आंसर आपका यहाँ पर 4 हो जाएगा यानी डी हो जाएगा। ठीक है। चलिए आपका सर्किट्स क्वेश्चन दे रखा है, इलेक्ट्रिसिटी से क्वेश्चन दे रखा है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं इसको। देखिए ए और बी का तुल्य प्रतिरोध निकालना। यहाँ पर देखिए ये दोनों आपको जो दे रखा है रेजिस्टर जो दे रखा आपका ये पैरेलल में दे रखा है, तो इसको आप पहले सॉल्व कर लेते हैं। पैरेलल में दे रखा पता है ना, तो यहाँ 1/2 प्लस 1/2 जब दोनों को ऐड कीजिएगा तो और ओवर कितना आएगा 2/2 यानी कट के क्या आएगा 1, यानी यहाँ से अगर आप निकालिएगा तो आरपी कितना आएगा आपका 1 आएगा। क्या आएगा 1 आएगा। और यहाँ पर 2 दे रखा था, 2 1 कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर निकाला है तो यहाँ पर आपका रजिस्टर निकालिएगा तो रजिस्टर आपका कितना देगा यहाँ पर बी आएगा, राइट आंसर आपका यहाँ पर 3 हो जाएगा। ठीक है दोस्त, यानी 3 ओम इसके राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 32 कहता है कि फ़ारेनहाइट पैमाने में शुद्ध जल का क्वथनांक बताना। तो आपको पता है सेल्सियस में कितना होता है, सेल्सियस में क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर फ़ारेनहाइट में पूछेगा तो 212 डिग्री होता है। याद रखिए कितना होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो यहाँ पर देखा है तो 212 डिग्री जो है किस ऑप्शन में आपको दे रखा है, तो यहाँ पर 32 का राइट आंसर आपके यहाँ पे डी हो जाए। अगर यहाँ से क्वथनांक पूछा, अगर आपसे बॉइलिंग ये फ्रीजिंग पॉइंट पूछता है तो कितना होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। याद रखिएगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट फ्रीजिंग पॉइंट होता है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 33 कहता है कि यह हर्ट्ज आपको दे रखा आवृत्ति और प्रकाश इतना अपवर्तनांक वाले माध्यम में चल रहा। तो पहले आपको क्या क्या माध्यम का वेलोसिटी आपको निकालना है। तो अपवर्तनांक यहाँ पर दे रखा है तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा c बाई क्या हो जाएगा यहाँ पर म्यू। तो c कितना होता है 3 इंटू कितना होता है 10 टू द पावर कितना प्रकाश की चाल, और ये आपको दे रखा है कितना 1 पॉइंट कितना दे रखा 5 1.5 दे रखा। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो वेलोसिटी कितना आएगा आपका 2 गुने 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड आएगा। ठीक है। तो अब देखिए ये आपका वेलोसिटी निकल कर आ गया। उसके बाद आपको क्या निकालना है अपवर्तनांक, क्या क्या निकालना तरंगदैर्घ्य निकालना। तरंगदैर्घ्य का फॉर्मूला क्या होता है तो v अपॉन कितना होता है f। v अभी हम निकाला था, कितना निकाला था तो 2 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर। ठीक है। और फ्रीक्वेंसी आपको दे रखा 5 इंटू 10 टू द पावर 14 दे रखा। इसको ऑल ओवर आप सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पर 4000 एंगस्ट्रम आएगा। क्या आएगा 4000 एंगस्ट्रम आएगा। ठीक है। तो अब देखिए एंगस्ट्रम क्या होता है, तो ये भी याद है कि 1 एंगस्ट्रम में 10 टू द पावर -10 मीटर होता है। कितना होता है 10 टू द पावर -10 मीटर होता है, ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है दोस्त, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 4000 एंगस्ट्रम यानी राइट आंसर आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 कहता है किसी ट्रांसफर में क्या संभव नहीं। आपको बताना है कोई भी ट्रांसफार्मर जो होता है उसमें क्या पॉसिबिलिटी नहीं है, उसमें किसकी चांस नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाए, डायरेक्ट करंट यानी दिष्ट धारा जो है ये संभव नहीं है, बाकी सभी आपके संभव हो सकते हैं, पॉसिबल है। ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 35 कहता है कि जब बर्फ पिघलती है तो इसका क्या होता है। कह रहा है कि जब बर्फ पिघलती है
तब क्या होता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाए। याद रखिए जब बर्फ पिघलती तो उसका आयतन क्या होता है? घटता है। याद रखिएगा क्या होता है? घटता है। और साथ साथ ये भी याद रखिएगा 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसका डेंसिटी क्या होता है? वाटर का क्या होता है? मैक्सिमम होता है। और उस पर आयतन क्या होते हैं? न्यूनतम होते हैं। तो ये फैक्ट याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 36 कहता है कि पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है। पेंडुलम घड़ी जो है तीव्र गति यानी तेजी से क्या कर सकती है? चल सकती है। तो बताना आप किसका राइट आंसर क्या होगा। तो कब चलेगा? ग्रीष्म ऋतु में, शीतकाल में, वसंत ऋतु में या वर्षा ऋतु। तो याद रखिए शीतकाल में क्या होता है? घड़ी जो क्या होता है? फास्ट हो जाता है। घड़ी क्या होता है? फास्ट होता है। लेकिन अगर हम बात करें समर सीजन की, अगर हम बात करते हैं तो समर सीजन में जो पेंडुलम की जो घड़ी होती है वो क्या होता है? स्लो हो जाता है। क्या हो जाता है? स्लो हो जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी हो जाएगा, ठीक है दोस्त वीडियो को लाइक कीजिएगा। जो फ्रेंड चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 37 कहता है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ जिसको बोलते हैं ट्रांसवर्स तरंग है साबित करती हुई एकमात्र घटना कौन सी? आपको बताना कौन सी एक घटना है जो ये बताता है कि प्रकाश क्या है? कि ट्रांसवर्स तरंग है। तो बताइए 37 का राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर पोलराइजेशन हो जाएगा यानी ध्रुवीकरण इसका राइट आंसर। याद रखिए ध्रुवीकरण जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्त। चलिए ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 38 का था दो समांतर धारावाहिक तार जिनमें एक ही दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, इसका कारण आपको बताना। इसका कारण क्या है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। उनके बीच चुंबकीय बल। उनका कारण क्या? उनके बीच चुंबकीय बल का कारण। इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 39 कहता है कि सेल्सियस में देखिए सेल्सियस में फारेनहाइट में दे रखा है आपको 5 डिग्री फारेनहाइट दे रखा है, ठीक है। तो इसको सेल्सियस में करना था। आप लोगों को फार्मूला पता होना चाहिए। सी बाई क्या होता है? 100 होता है। और एफ और बराबर क्या होता है? एफ माइनस कितना होता है? 32। अब बाई क्या होता है? 180। बस इसमें आप क्या कीजिए, ये 5 डिग्री फारेनहाइट दे रखा है यहाँ पर रख दीजिए और उसके बाद इसको सॉल्व कीजिए, ठीक है। जब सॉल्व कीजिएगा तो कितना आएगा? -15 डिग्री आएगा। कितना आएगा? -15 डिग्री सेल्सियस आएगा। तो राइट आंसर आपके यहाँ पर डी हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब रिलेशन आपको याद होने चाहिए, ठीक है दोस्त। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 40 कहता है प्रकाश विद्युत जिसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक सेल बदलता है तो क्या बदलता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। प्रकाश ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में। याद रखिए प्रकाश ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इस तरह से हमने फिजिक्स का 40 टॉपिक यानी 40 क्वेश्चन आप लोग साथ हम डिस्कस किया हूँ। और नेक्स्ट वीडियो आएगा केमिस्ट्री का, उसके बाद बायो का, ठीक है दोस्त। इसी तरह से 40 क्वेश्चन आप लोग को मिलते रहेंगे। ये क्लास जो है क्लास 9 to 10 के लिए है। ऐसे देखिए क्लास 9 to 10 के लिए क्या 6 to 8 वाले जो स्टूडेंट हैं वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं। उनको भी क्या हो इससे वीडियो से क्या होगा? बेनिफिट मिलेगा, ठीक है दोस्तों। इसी के साथ हम वीडियो करते हैं समाप्त और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।